नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके अपन लोग मॉडल क्वेश्चंस पेपर में जितने ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया गया उसको सॉल्व करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अपन लोग वीवीआई क्वेश्चंस और थोड़ा सा मतलब 15 या 20 के आसपास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लेते हैं। वो सारे वीवीआई क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? आपके मॉडल क्वेश्चन जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होंगे। तो इतना भी आप कर लेते हो तो सफिशियंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने का जैक बोर्ड की ओर से, तो आप सारे बना लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो फैराडे ने डिस्कवर किया था, ये आप सभी जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इंडिपेंडेंट ऑफ, तो अपन लोग जानते हैं किस पे डिपेंड करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। और ये जो फाई है ये टाइम पे चेंज होता है, टाइम पे तो है ही यहाँ टाइम वाला फैक्टर। नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको अच्छे से लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाता है एन डी फाई बाई डी टी। तो तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ टर्न्स फाई टी, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ऐसा कहीं पे भी रेजिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं है तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ, मतलब कौन से कंजर्वेशन ऑफ लॉ पे बेस है ये? तो कौन सा कंजर्वेशन पे बेस है ये? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है हमारा लेंज लॉ। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी होता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सी। सेल्फ इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है हेनरी, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली बात याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ईडी करंट किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर डेड ना हो जाए तो उसके लिए भी अपन लोग ईडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे स्पीडोमीटर में भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी ईडी करंट का इस्तेमाल होता है। अभी ईडी करंट क्या चीज होता है वो अपन लोग जब वन शॉट वाले वीडियो करेंगे ना तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव की तरह रहने देते हैं, और सभी में यूज होता है तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करंट होता है ईडी करंट, आपका कॉइल के अंदर अंदर से जो सर्कुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय द, तो दोनों ही नियम से होता है। तो एक चीज आप याद रखना, एमजी याद रख सकते हो, एमजी मोटर जनरेटर याद रख सकते हो, या फिर मशीन गराज से याद रख सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास दो हाथ के रूल आते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अक्सर आपसे पूछता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कौन से डिवाइस के लिए, कौन से मशीन के लिए यूज करते हैं? डिवाइस नहीं होगा यहाँ पे, तो ऐसे खड़े हो जाओ। एमजी से आप याद रख सकते हो मशीन गराज या मोटर जनरेटर। राइट साइड में जो लेटर है वो जनरेटर को बताता है, तो राइट हैंड रूल आपको जनरेटर को बताएगा। और लेफ्ट साइड में एम लेटर है तो लेफ्ट एम से क्या स्टार्ट हो जाएगा? मोटर। तो लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का वो मोटर के बारे में बताता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। समझ में आ गया आपकी बातें? तो देखो राइट हैंड रूल कौन से ऑप्शन में है, और लेंज लॉ इसमें बोला है क्या? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जानने के लिए अपन लोग ईएमएफ का डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं, और ईएमएफ का डायरेक्शन में लेंज लॉ का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हो गई, लेंज लॉ प्लस में राइट हैंड रूल। ठीक है, तो देखो और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। कहता है इफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज n टर्न्स देन इट सेल्फ इंडक्टेंस बी प्रोपोर्शनल टू द, तो जो सेल्फ इंडक्टर ये सर्कुलर रिंग है या फिर सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है कि हाँ सर्कुलर कॉइल है कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, इस तरह गोल गोल गोल, तो इसके वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई इंटू रेडियस अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने बार इसको घुमा घुमा के अपने रिंग बनाया है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दिख गया आपको। और साथ में रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखना है आपको। जितना बड़ा बनाओगे
इसको उतना ही सेल्फ इंडक्टेंस इसका बड़ा बनेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एन स्क्वायर वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, टू आइडेंटिकल कॉइल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम आर रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एल्युमिनियम कॉइल विल बी। तो इसका फॉर्मूला होता है, या तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कैसे, जो एल्युमिनियम का वायर होता है एज कंपेयर टू कॉपर, इसके रिस्पेक्ट में इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम के बारे में पूछा है तो एल्युमिनियम कम हो जाएगा कॉपर के रिस्पेक्ट में, तो लेस देन वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर दो। कौन सा ऑप्शन है? लेस देन दैट कॉपर कॉइल्स। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक से आंसर दे सकते हो आप। कॉइल जो होता है सेम, सब चीज सारा डेटा सेम दिया है ना, इसलिए तो केवल मैटर के या फिर मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर जाएगा बेसिकली। तो कॉपर ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, तो कॉपर वाला ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ ए कॉइल अनचेंज्ड, द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल्ड, इट्स इंडक्टर्स विल बी। क्या होगा? तो कॉइल का जो लेंथ है वो अनचेंज्ड है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपका? डबल कर दिया गया। ठीक है, दोबारा से आपने क्या किया इसमें, पहले एन टर्न्स था, अभी आपने क्या किया, दोबारा और एक कॉइल लपेट दिया इसमें, तो 2 गुना टर्न्स हो गए। मान लेते हैं पहले एन टर्न्स था, फिर अब हो गया 2 एन्स, डबल का ये मतलब। तो फॉर्मूला में रख दो यहाँ पे, तो यहीं पे रख देता हूँ। तो एल डायरेक्टली यहाँ पे रखोगे 2n स्क्वायर, एल ये 4 कांस्टेंट है, हट जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो 4 दिख जाएगा आपको n स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। यहाँ से भी आप कर सकते हो, रेडियस वगैरह वगैरह सब चीज कांस्टेंट रख के, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? 2 बातें याद रखिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला 5b से दिखाते हैं इसको, और ये होता है b.a, इंटीग्रेशन लगा सकते हो आप। ठीक है, जरूरत पड़े तो b.a, यूनिफॉर्म रहेगा तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो ये होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में WB लिखते हैं, याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड है B, इसका 2 गो यूनिट आपको याद रखना है। टी फॉर एक तो टेस्ला होता है, और ये बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो दोनों ही यूनिट होता है, ये भी यूनिट और ये भी यूनिट। तो अभी टेस्ला ना देकर वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वही आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ए कॉइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 टर्न्स इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल विल बी। कितना होगा? तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, और क्या इसमें अपन लोग जानते हैं 5b बराबर b.a। b का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, एरिया का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर एसआई सिस्टम में यूनिट नहीं है लेंथ का या फिर एरिया का, इसको अपन लोगों को एसआई सिस्टम में रखने के लिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये दोनों के बीच ये थीटा को हटाएंगे ना, डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लो आप यहाँ पे 0.2 हो गया, 5 हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये ऊपर में स्क्वायर है, तो ये आपका यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, सारे वैल्यू आने ही वाले हैं। ये 5 हो गया, ये मीटर स्क्वायर को हटा देता हूँ, डायरेक्ट वेबर लिख देता हूँ यहाँ पे, वेबर। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नीचे 2 आ गया, 1 बाय ये हो जाएगा 1 2 3 4, इस पे स्क्वायर चढ़ेगा तो 4 को 0 आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद ये पॉइंट उड़ाऊंगा तो 1 0 यहाँ और बढ़ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया,
5/1 2 3 4 5, ये हो गया 5, इतने जीरो है, इतना वेबर आ गया मेरे पास। अब ये जो 5 आया है ना, ये 1 टर्न की वजह से फ्लक्स है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कितने टर्न की वजह से आया है? 1 टर्न। लेकिन यदि अपने को n टर्न की वजह से निकालना हो तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट फ्लक्स बराबर फाई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 1 कॉइल की वजह से जितना फ्लक्स आया है वो वाला वैल्यू देखो यहाँ पे है। नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन वाला 100 दिया है, यहाँ पे 5/1 2 3 4 5 आ जाएगा। ये 2 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गया और ये 5, ये 3 0 ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, -3 10 का, और ये वेबर आ गया आपका आंसर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, द रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कल इज 10 ohm in the circuit flux change according to the equation 5 तो t सेकेंड, सो द करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट एट t सेकेंड पे कितना करंट इंड्यूस्ड होगा अपने को ये पता करना है 0.025 सेकेंड पे। तो अपन लोग जानते हैं फाई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन वाला ने 6t² - 5t प्लस में 1। तो करंट निकालने के लिए अपन लोगों के पास फॉर्मूला होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्वेश्चन वाला दिया है, 10 ओम दिया है। यदि अपन लोग EMF निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा, करंट पता चल जाएगा। तो EMF निकालने के लिए अपन लोगों के पास फॉर्मूला होता है d∅/dt। ठीक है, ये माइनस को बाहर रहने दिया। फाई का फॉर्मूला देखो, ये इक्वेशन गिवन है 6t² - 5t प्लस में 1, और ये हो गया dt। और कितने सेकंड पे अपने को निकालना है? t इक्वल टू टाइम नहीं दिया है क्या, 0.25 सेकेंड। ये हो गया आपका 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा। 25 चौका 100 हो रहा है ना, वैसे भी दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन देखो, माइनस बाहर में आ गया आपका, 6 दूना 12 हो गया t, और ये माइनस का 5, और t का वैल्यू आपको कितना पुट करना है? 1/4। तो 1/4 पुट कर दो यहाँ पे, ये 12 हो गया, 1/4 यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई में, ये माइनस का 5, 4 तिया 12, तो 3 में 5 घट गया तो -2 बचेगा, और ये वाला माइनस बाहर से, तो टोटल कितना हो गया? प्लस का 2। तो EMF मेरे पास आ गया 2 वोल्ट, और नीचे 10 में है ये 0.2 एम्पियर करंट आपका क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ये फैराडे का इक्वेशन है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऐसा 0.2 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं, हर वीडियो में बोलता हूँ जब जब फ्लक्स का टाइम, डायमेंशन का टाइम आता है, साथ में SI यूनिट भी, ये दोनों तकरीबन आपको 10 से 15 याद कर लेने हैं। टोटल चैप्टर जितने भी फिजिक्स के हैं उसके 15 भी लगा लेते हो ना, उसी से आपका काम बन जाएगा। डायमेंशन एक गो पक्का पूछेगा और आपका SI यूनिट पूछेगा। ठीक है, तो ये तो याद करने वाली बात हो गई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.2 एम्पियर टू 0.4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। तो करंट का वेरिएशन 0.2 एम्पियर से 0.4 एम्पियर तक होता है, तब उसका टाइम इंटरवल कितना लग जाता है? 0.1 सेकेंड लग जाता है। तो अपने को पता करना है सेल्फ इंडक्टेंस। यदि इंड्यूस्ड EMF मेरा 1 वोल्ट है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड EMF के बीच का रिलेशन अपन लोग जानते हैं। ये हो गया अच्छा ठीक है, अपने को इंक डालना पड़ेगा इसमें। एक काम करो, आपको फॉर्मूला तब तक फटाफट सोच लो। ठीक है, आपने सोच लिया, आप फिर दोनों मिलके सोचते हैं। ये EMF है इंड्यूस्ड वाला, तो इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो -L di/dt के बराबर होता है। ठीक है, ये छोटा सा चेंज इन करंट है और ये चेंज इन टाइम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में आपका गिवन है।
तो एल भी निकालना है अपने को, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्वेश्चन में 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो 1 वोल्ट रख दें, यहाँ 1 रख देते हैं, ज्यादा समझ में आए, माइनस को रहने देते हैं यहीं पे। और देखो करंट चेंज हो रहा है, ये छोटा वाला चेंज है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल कितना हो रहा है 0.4 एम्पियर हो रहा है, माइनस, हाँ इनिशियल कितना था 0.2, ये एम्पियर यहाँ पे रख देते हैं। यूनिट नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में केवल एल का यूनिट पुट कर दोगे, सारे एसआई में दिया हुआ है ना इसलिए। और dt मतलब टाइम में इंटरवल कितना का चेंज हुआ था 0.1 सेकेंड का, और ये एल है, एल को तो भूल ही गया था अपन ने, तो ये 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटा लो यहाँ पे 0.2 और ये हो गया 0.1, और ये माइनस है इंटू एल, ये उड़ गया, एल का वैल्यू चाहिए तो माइनस ई साइड आ जाएगा माइनस, और ये 2 हो गया एल, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 हेनरी, तो 0.5 हेनरी इक्वल टू एल का मान आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, माइनस में आंसर दिया तो माइनस वाले को लगाएंगे, नहीं दिया है तो प्लस वाले दिया होगा तो उसको लगा देंगे। ये वाली बात समझ में आई आपको? चलो आपने ऐसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल करा होगा, तो कौन सा ऑप्शन माइनस वाला नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 0.5 वाला। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा 16 को ही तो सॉल्व करा अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 2 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो जो अपन लोग जानते हैं इंडक्टर जो होता है ना, ये इंडक्टर ये धीरे धीरे करंट को अपने से पास होने देता है, इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपको ग्राफ तो आपको याद नहीं होगा, जाने दो। अब ऐसे बोल लो, समझ लो कि इंडक्टर में करंट धीरे धीरे जाता है, टाइम लगता है इसके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में, जिसके पीक वैल्यू बोलते हैं। तो जब तक ये पीक वैल्यू में नहीं पहुंचेगा तब तक बल्ब मेरा धीरे धीरे ग्लो करेगा, और जब बल्ब पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब बल्ब मेरा ग्लो करना चालू कर देगा। और दूसरी ओर मेरा रेजिस्टेंस है, देखो रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट करंट दोगे ना धाए से पार हो जाएगा, बल्ब को तुरंत ग्लो कर देगा। तो सबसे पहले इमीडिएटली कौन ग्लो होगा, रेजिस्टेंस वाला। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें रेजिस्टेंस इमीडिएटली ग्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस वाला बल्ब, तो ये B2 बोल रहे हैं, तो B2 इमीडिएटली एक्सक्यूज मी सॉरी, तो B2 आपका क्या हो गया, इमीडिएटली चालू हो जाएगा जलना। तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में, आफ्टर सम टाइम बोथ बल्ब B1 एंड B2 स्टॉप इमिटिंग, ये गलत है। बोथ बल्ब B1 एंड B2 स्टॉप ग्लोइंग इमीडिएटली, तुरंत जलने के बाद बंद हो जाएगा, नहीं दोनों तो इमीडिएटली ग्लो करेंगे ही, ये अपने को पता है कि ये धीरे धीरे करंट को जाने देता है। तो ऑप्शन नंबर सी बल्ब B1 इमीडिएटली, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बल्ब B2 इमीडिएटली ग्लो बट B1 स्टॉप ग्लोइंग आफ्टर सम टाइम, हाँ ये वाला करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बस ऐसे ही फिगर में एक दो बार नजर मारते जाइएगा तो याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, एक करंट I इज फ्लोइंग अपवर्ड इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर as shown in the figure when a rectangular loop of wire placed near it is pulled to the right, the current induced in the loop will be। तो देखो जितना धीरे धीरे अपन ने क्वेश्चंस पढ़ा उतना धीरे धीरे आपको समझना भी था, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चंस का क्या मतलब है। देखो भाई साहब, ये मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या होता है भाई, किसी रड को जब आप मैग्नेटिक फील्ड पे मोशन करवाते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। इसका जो होता है फॉर्मूला B क्रॉस B डॉट DL। ठीक है, बस अपने को डायरेक्शन पता करना है, मैग्नीट्यूड तो पता करना ही नहीं है। तो ये है आपका एक लूप सर्कुलर जो इस डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पता चल गया अपने को, ये B का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो B का डायरेक्शन कौन देगा, ये करंट वाला वायर, कोई भी करंट से तार जब जाते हैं, कोई भी तार से जब करंट जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस होता है,
उसके डायरेक्शंस को कैसे पता करते हैं, इस राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और बाकी वाले फिंगर को कर्ल कर लो, मतलब घुमाओ, तो जिधर से घूमेंगे उधर उसका डायरेक्शन होगा। तो देखो इसको ऊपर की ओर रखा, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो अंदर की ओर मिल रहा है, इस तरह से अंदर से बाहर की ओर गोल गोल मिलेगा अपने को। तो हर पॉइंट पे ऐसे अंदर की ओर होगा तो ये वाला डॉट से दिखाते हैं, तो डॉट से दिखा दिया अपन ने, ये बी का डायरेक्शन है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, ये जनरेटर जो करंट बनाता है, ईएमएफ बनाता है, वो जनरेटर है। जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पता कर सकते हो, या तो V क्रॉस B से पता कर सकते हो। V क्रॉस B क्या होता है, पहले इस राइट हैंड को क्या करो, जो पहले लिखा हुआ है उधर की ओर हाथ रखो, ठीक है, और B में क्या करो, जिधर डायरेक्शन है B का उधर की ओर घुमा दो, सेकेंड लेटर में जो लिखा हुआ है उधर की ओर घुमा दो। तो देखो पहले ऐसे हाथ को रखा, ठीक है, और बी मेरा किधर, ऐसे रख देता हूँ, हाँ ठीक है, चलो ऐसे रख दिया इधर, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, तभी तो मैं अंगुली को घुमा पाऊंगा, क्योंकि पहले जिधर लिखा है उधर ही फिंगर को, इन चारों फिंगर को रखना है, ठीक है, और जिधर सेकंड वाला लेटर लिखा है ना उधर अंगुली को घुमाना है। तो जो अंगूठा देगा वो आपका आने वाला जो भी क्वांटिटी ईएमएफ है तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा अपने को। ऐसे नहीं रख सकता, ऐसे रखूंगा तो हाथ को ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर की ओर घूमेगा, तो ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, जो कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऐसे रखेंगे, वेलोसिटी पहले लिखा हुआ है, घुमाएंगे, थंब ऊपर मिल रहा है, मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो भाई इधर जरूर निगेटिव बन रहा होगा, इधर प्लस बन रहा होगा, जिधर प्लस बनता है उधर से ना करंट निकलता है। तो भाई करंट का डायरेक्शन ऊपर से ऐसे घूमता हुआ जाएगा। जब ऐसे कोई चीज घूमता है तो उसे ACW एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा आपको, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। राइट हैंड रूल से भी अप्लाई कर सकते हो। राइट हैंड रूल ये वाला होता है, ये क्या बताता है आपको, मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो और ये वाला क्या बताएगा आपको, फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला उंगली, और तब ये वाला उंगली आपको क्या बताएगा, ये वाला मिडिल वाला आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो इसको मोशन की ओर रखो, पहले तो परपेंडिकुलर ऐसे बनाओ, इसको मोशन की ओर ऐसे, फील्ड ऐसे है, दिख रहा है आपको, ये अंगूठा को मोशन की ओर रखेंगे तो मोशन आगे है, आगे की ओर रखा, ये वाला उंगली कहाँ रहेगा आपका, फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड अंदर है, अंगूठा इधर, तो ये परपेंडिकुलर में देखो ऊपर की ओर जा रहा है ना ऐसे। तो दोनों तरीके से समझ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन। तो ईएमएफ वोल्टेज का ही रूप है, तो वोल्टेज का जो डायमेंशन होगा उसका भी यही होगा, याद करना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये बता भी दूंगा तब भी आपको रटना ही पड़ेगा, अब रटोगी, मैंने मालूम भी है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो दिया है वो याद कर लीजिएगा। और जैसे ही पूरा चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाता है, मॉडर्न फिजिक्स तक अपने को सारे ऑब्जेक्टिव खत्म करने हैं। सारे ऑब्जेक्टिव जब पहले से आप थोड़ा थोड़ा देख देख के रखोगे, याद याद करके रखोगे, तो 30 नंबर्स तो पक्के हो जाएंगे आपके। इसके बाद अपन को सोच रहा हूँ कि वन शॉट वाले कुछ क्वेश्चन वीडियो करवा देता हूँ आपको, थ्योरी वाला पोर्शन जो भी आपका एक दो को बचा हुआ है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, फालतू की चीजें उसमें नहीं पढ़ाई जाएगी। वैसे तो पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे तजुर्बे के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और जो नया सिलेबस है आपके, इस बार का सिलेबस बहुत ईजी है, बहुत कम पढ़ना है, उतना भी पढ़ के जाते हो तो आपका ना 80-90 मार्क्स तो आ ही जाएगा, इतना मान के रखो खुद पे। यदि चैनल को फॉलो करते हो तो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको भी फॉलो करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। सो 20% बहुत थे, सफिशियंट थे, याद करके रख लीजिएगा। और वो जो फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला रूल जो है ना, वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, और साथ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, ये 3-4 क्वेश्चन इसके फेमस है इस वाले चैप्टर के, जो आपको याद रखना है। कुछ याद ना रहे तो ये 4 को याद करके रखिएगा, आना होगा तो इसी में से आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और डिफिकल्ट करेगा तब तो फिर समझ ही रहे हो आप, ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।